अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे बड़ी खबरें आज अदालत से ही हैं, जहां पर धड़ाधड़ केसेस की समाअत हुई है और आज का दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम रहा। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आई है, जहां पर साइफर केस ख़त्म हो चुका है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। आज के रोज़ ये बड़ा फैसला सुनाया गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और आज ही के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े मुकदमे की समाअत मखसूस नशस्तों के हवाले से, जहां पर जजेस के रिमार्क्स ने इस केस में भी वाज़े तौर पर एक सिमत का तयन कर दिया है। मखसूस नशस्तों के केस में भी इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा ख्याल है यही दोनों इतनी बड़ी खबरें हैं कि आज इस व्लॉग में सिर्फ इन्हीं पर बात हो पाएगी। हालांकि खबरें और भी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की दोनों की ये 2 रुकनी बेंच ने मुश्तरका तौर पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दिया है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें मंजूर करते हुए साइफर केस को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि गलत तौर पर ये सज़ाएं सुनाई गई थीं और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोई भी चार्ज, कोई भी एक नुक्ता, कोई एक पॉइंट भी प्रोसिक्यूटर इस केस में साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। ये केस अव्वल तो जब बना था तभी अंदाज़ा हो रहा था कि ये एक बहुत ही कमज़ोर केस है, लेकिन हुकूमत ने इसमें बहुत हवा भरी और अपनी तरफ से इस केस को इस तरह से पेश किया जा रहा था कि गोया ये इनका सबसे मजबूत केस है जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाया है। और हद तो ये है कि इस केस में इमरान खान साहब के लिए सज़ाए मौत की इस्तदा की जा रही थी। दफ़ात जो लगाई गई थी, जो पिटिशन थी, उसमें ये कहा गया था कि जी सज़ाए मौत सुनाई जाए इमरान खान साहब को इस केस में। अंदाज़ा लगाएं आप। और हालत इस केस की ये थी कि किसी एक पॉइंट पर भी इस केस को ना तो ट्रायल में और ना ही अपीलों में कहीं पे भी प्रोसिक्यूटर कुछ साबित नहीं कर सका। इसीलिए जो ट्रायल भी जालिमाना और गैर मुनसिफाना हुआ था वो सबके सामने था कि किस तरह घंटों पर मुहित समातें हुई, किस तरह बग़ैर इवन इन आखिर में हक़ दिफा दिए, इनके वकील चेंज किए और ना जाने किस तरीके से 1-1.5 घंटे में 77 सफ़हात का पहले से तयशुदा फ़ैसला लिखकर जज जुल्करनैन हसनात साहब ने लिख कर पकड़ा दिया था, सुना दिया था और 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी थी शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब के ऊपर। लेकिन अब जब इन केसेस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना था, अपील यहाँ पर गई, तो आज ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में। इंसाफ का बोलबाला हुआ है, ये कोई रिलीफ नहीं है, ये इंसाफ है और इसको सही तौर पर कहते हैं कि सुरखरू होना। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि खालिस्तान मेरिट के ऊपर, एक एक नुक्ते के ऊपर घंटों दलाइल के बाद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर इस केस में सुरखरू हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ साबित नहीं हो सका। दुनिया ने देखा, ऐसा नहीं हुआ कि कानून तब्दील कर लिए जी नैब के और उसके बाद आके हंसते हंसाते जी हम बाइज्जत बरी हो गए, सुरखरू हो गए। जी नहीं, कोई कानून चेंज नहीं हुआ, बल्कि उस माहौल में, उस अदालत में, उन हालात में ये केस लड़े गए हैं कि जहाँ पर सारी चीज़ें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन इसके बावजूद भी हक़ और सच की फतह हुई है। और आज सब ने देखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज के रोज़ खदशा था कि फिर केस को लटकाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मुख्तलिफ केसेस में ये प्रैक्टिस देख रहे हैं कि जहाँ पर ये लोग केस हारने लगते हैं वहीं पर कोई नया पैंतरा बदल कर, कोई नई चाल चल कर किसी भी तरह केस को लटकाया जाता है, जैसे इद्दत केस के मामले में भी हमने देखा। आज भी मुझे तो खदशा था कि कुछ ये ऐसा करेंगे, लेकिन शुक्र है कि इन जज साहिबान ने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया। पहले आज फिर प्रोसिक्यूटर को मौका मिला, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद आखिर में तो हद ही हो गई जब जज साहिबान सर पकड़ कर बैठ गए कि आखिर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कैसे 1-1.5 घंटे में 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिख दिया। ये हुआ कैसे? क्योंकि 1-2 बजे जो है वो अपना 345 का 42 का जो बयान है वो जमा कराया गया और उसके 1 घंटे बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कैसे। तो वो ख़ुद इस बात के ऊपर हैरान और परेशान थे। वैसे ये बड़ा देर से हैरान हुए हैं,
ये बात तो शुरू से ही उन्हें पता थी और पहले से ही इस केस का जो कम से कम सज़ा की हद तक फैसला था फौरी मुअत्तल होना चाहिए था, उसके बाद मेरिट पर आप सुनते रहते। लेकिन बहरहाल मेरिट पे ये फैसला सुना गया और उसके बाद आज हमने देखा कि अदालत का माहौल बहुत ही पुरजोश था। ज़ाहिर है सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनकी फतह हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने भरपूर साथ निभाया इमरान खान का, उनसे साथ निभाते हुए, उनसे वफ़ादारी करते हुए 10 साल की ये सज़ा भी मोल ले ली थी, लेकिन बेवफाई नहीं की थी। तो आज उनको भी खराज तहसीन सब लोग पेश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ वफ़ा निभाई और गद्दारी नहीं की और उनके साथ डटे रहे, भले जेल काटनी पड़ी नाहक, और अभी तक वो भी ज़ाहिर जेल में ही मौजूद हैं। अब क्या साइफर केस ख़त्म होने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं रिहा होंगे, क्योंकि अभी इद्दत केस के मामले पर एक बड़ी खबर आ चुकी है। वो ये कि जनाब जो एक जज साहब जिन्होंने ये सारा सुना था केस, इससे पहले शाहरुख अर्जुमन साहब ने इद्दत केस का फ़ैसला महफूज किया था। एन फैसले के दिन जो कुछ हुआ तमाशा वो सब आपको पता ही है। खावर मानिका ने आकर जैसे अदम एतमाद किया, शोर शराबा किया, जिसके बाद केस किसी और अदालत को मुंतकिल करने की तरफ से कहा गया इन जज साहब की तरफ से, और आज उनकी ये इस्तदा मंजूर कर ली गई और अब ये इद्दत केस जो है किसी दूसरे जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब नए सिरे से इसकी समातें होंगी। जो पहले सारी कार्रवाई हुई वो काड़ कबाड़ हो गई है और अब नए सिरे से समातें, नए सिरे से इस मामले के ऊपर बहस मुबाहिसा होगा। तो इस तरह से बेसिकली आमिर फारूक साहब ने इस केस में तो इंसाफ कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ बजाय इसके कि वो ये कहते कि जनाब आपने केस सुना, आप फैसला सुनाए, उन्होंने उनकी अपील मंजूर की और किसी दूसरे जज को केस ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एक तरफ से मीठा खिलाया लेकिन दूसरी तरफ से मुंह कड़वा भी किया है। तो बहरहाल इद्दत केस में चूँकि अभी सज़ा बरकरार है इमरान खान साहब की 7 साल की, तो लिहाजा इमरान खान साहब अभी जेल में रहेंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ्तारियाँ उनकी वहाँ पर हैं। जब तक वो गिरफ्तारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ज़मानतें नहीं होंगी, तब तक शाह महमूद कुरैशी साहब का भी रिहा होना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आगे चल के उनकी रिहाई का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन फ़िलहाल फ़ौरी वो रिहा नहीं होंगे। तो इस तरह से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर से एक बड़ा चार्ज तो हट गया, लेकिन फ़िलहाल उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बहरहाल हर सूरत में ये एक बड़ा अहम दिन कि जहाँ पर उनको इंसाफ मिला और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को इस केस में बरी कर दिया गया। शुरू से ही सब कह रहे थे साइफर सिफर है और इसमें से कुछ नहीं निकलना, लेकिन कुछ लोग बड़ा बढ़ा चढ़ा के इस केस को पेश करते रहे। अल्टीमेटली हक और सच का बोलबाला हुआ है। तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम उनके वकला को बड़ी मुबारकबाद कि इस केस में उन्होंने बड़ी जांफशानी से सलमान सफदर साहब और उनकी टीम ने मेहनत से दलाइल दिए और फैसला अपने हक में लिया। अब आ जाते हैं जी, जो ज़्यादा मुझे वैसे आज इंटरेस्टिंग सूरत हाल लगी वो सुप्रीम कोर्ट की थी, जहाँ पर आज मखसूस नशिस्तों का केस था। और इस केस में जैसा कि आपको मालूम है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट ये समाअत कर रही है। अच्छी बात ये हुई कि काजी साहब ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर देखने को मिले। हमें देखने को मिला कि कैसे काजी फायज़ ईसा साहब अपने ही एक दिए हुए फ़ैसले का दिफा करने में नाकाम नज़र आते हैं, और जब उसका जिक्र होता है तो उनको कैसे मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। जब उसका जिक्र होता है तो उनके चेहरे के तासुरात कैसे बदलते हैं, और जब उनके साथी जज साहिबान उस काले फैसले के ऊपर बात कर रहे थे, उसके असरात के ऊपर बात कर रहे थे, तो अदालत का माहौल किसकी तरफ उंगलियां उठा रहा था, ये सब देखना बहुत दिलचस्प था कि वो अपने अगली फ़ैसले के असरात ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे थे। तो बहरहाल बल्ले के फ़ैसले के ऊपर ज़ाहिर है इस पे बात होनी थी, इसके कई जगह पे तज़किरा आया। आज की समाअत में क्या क्या अहम बातें हुई, बेसिकली तो आज जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने अपना केस प्रेजेंट करना था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये भी सबसे पहले देखना था कि वो अदम एतमाद करते हैं या नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो अदम एतमाद नहीं करेंगे, तो बहरहाल पूरा फुल कोर्ट ही ये बेंच ही पूरे केस की समाअत कर रहा है। अब अगला मरहला था कि वो क्या केस अपना सामने रखते हैं, लेकिन अभी इससे पेशतर कि वो मुकम्मल अपने आर्गूमेंट्स करते हैं, हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जज साहिबान की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो रिमार्क्स आए, जो सवालात उठाए गए, उन्होंने ही इस केस का तिया पांचा करके रख दिया है। आप सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशन सुन लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो खुद हैरान थे कि इस मुल्क में जमहूरियत के साथ हुआ क्या है, किया क्या गया है, क्या जुल्म बर्पा किया गया है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब आज मेरी नज़र में तो मैन ऑफ द मैच थे, जिन्होंने कमाल की सवालात भी उठाए, ऑब्जर्वेशंस भी थी, और उन्होंने बिल्कुल इस केस की डायरेक्शन ही सेट करके रख दी है।
हमने देखा कि ये सवाल उठाए गए कि भाई अगर बल्ले का निशान लिया गया था तो क्या मतलब है कि पार्टी ही ख़त्म हो गई थी, आखिर वो आज़ाद क्यों लड़े, ये क्यों हुआ कि उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि आप निशान चलिए और दे देते, लेकिन वो थे तो वो पार्टी तो रजिस्टर्ड है, तो जीतने के बाद भी वो पीटीआई में ही क्यों नहीं दोबारा शामिल हुए, उन्हें आखिर क्यों ये मजबूर किया गया कि वो किसी और पार्टी में शामिल होते, और फिर इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपनी शमूलियत इख्तियार की। फिर ये भी सवाल हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब उन्हें कहा कि भाई 3 दिन में आपने शामिल होना है, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस वक्त चुप करके इलेक्शन कमीशन बैठा रहा, और जब उन्होंने जाके शमूलियत इख्तियार करने के बाद मखसूस नशिस्तें मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो ना ही अपनी लिस्ट जमा कराई थी और ना ही उन्होंने एज ए पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन लड़ा है, लिहाजा आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो भाई जब वो शामिल हो रहे थे तभी आप ये बात क्यों ना उन्हें कह दी आपने कि भाई आप किसी और जमात में शामिल हों या अपनी ही जमात में शामिल हों, इस तरह आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये तो बदनीयती वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन की नज़र आ रही है। कैन यू बिलीव ये सब बातें आज कोर्ट में हुई हैं। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अच्छे सवाल उठाए और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी सवाल उठाए, और ये जब सवालात उठ रहे थे तो ये बेसिकली सवालात नहीं उठ रहे थे, ये उंगलियां थी जो उठ रही थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के फैसले के ऊपर। और ये बेसिकली आज जो सारी समात थी ये काजी फायज़ ईसा साहब का मुंह चढ़ा रही थी कि यह आपने किस तरह का काला किस्म का फ़ैसला दिया। और आज जज साहब ने ये बात की कि भाई इस फैसले को लगता है सही तौर पर इंटरप्रेट भी नहीं किया गया, निशान लिया गया था, ये तो नहीं हुआ था कि आप बिल्कुल ये समझ लिए कि पार्टी ही कोई नेस्तो नाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये बड़े अजीब सूरत हाल थी कि जो ये सारी हमें कोर्ट में आज नज़र आ रही थी। फिर आज सीजे साहब ने रेस्क्यू करते हुए ये कहा कि जी आर्टिकल 51 के तहत नशिस्तें खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो इसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब के ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नशिस्तें आपने माले गनीमत की तरह दूसरों में बांटनी है तो इससे बेहतर यही है कि ये नशिस्तें खाली ही रह जाएं, अंदाज़ा लगाएं आप। फिर उसके बाद ये भी आज सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि जब पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और अब उनके नाम के सामने लिखा है कि उन्होंने 82 के 86 जितनी भी नशिस्तें हैं वो हासिल की हैं, तो उसके बाद फिर आप क्यों एक पार्लिमानी पार्टी को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। पहले तो आपका उज़र ये था कि जी ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही पार्लियामेंट में, अब तो एग्जिस्ट कर रही है, आपने खुद उसको तस्लीम कर लिया अपने नोटिफिकेशंस में, तो अब आप उसको नशिस्तें क्यों नहीं दे रहे, ये एक अहम सवाल है। आज जब मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे थे जज साहिबान की तरफ से, तो काजी फायज़ ईसा साहब इस मौके के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने अपना कोई वाक़या सुनाने की कोशिश की, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनको ठीक ठाक ज़रा सख्त जवाब दे दिया। काजी साहब बोले कि ओहो जब मैं एक दफ़ा एक बेंच में पेश हुआ था तो सवाल बहुत आ रहे थे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप ही अपना माइंड बना चुके हैं तो फिर मैं नहीं दलाइल देता। तो ये मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, आप अपने जो दलाइल हैं वो कंटिन्यू रखें। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर ठीक ठाक ज़रा काजी साहब को सुना दी और उन्होंने कहा देखें ये कोई लाइटर नोट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। कैसे आप सवाल उठाने के ऊपर कह सकते हैं कि जी हम कोई अपना ज़हन बना चुके हैं, हम सब यहाँ सुनने बैठे हैं, हम सबको सवाल करने का भी हक़ है और मैं बिल्कुल आपकी बात को कबूल नहीं करता। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्डली स्ट्रिक्टली जवाब दे दिया, सारी दुनिया ने देखा। और फिर काजी साहब बेचारे खामोश होकर खुद ही चुप हो गए, लेकिन उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने उन्हें रेस्क्यू किया और कहा नहीं नहीं काजी साहब तो लाइटर नोट पे बात करें। तो बहरहाल ये जी आज की सारी समातों के दौरान, और फिर जब सलमान अकरम राजा साहब ने आने की कोशिश की बात करने की तो काजी साहब ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, कहा बाद में सुनेंगे। जब वो बाद में आए तो कहा कल तक समात मुलतवी कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी एक मौके पर आकर बात करने की कोशिश की, किसी रिकॉर्ड के हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम ले नहीं सके क्योंकि हमारा ऑफिस सील है। तो साथ ही काजी साहब बोले कि जी देखिए सियासी गुफ्तगू ना करें, अगर ऐसी कोई चीज़ है आप रिटन दे दें, हम ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन ये बात आप इसमें ना करें, अदालत के अंदर ना करें। तो जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि पीटीआई कोई अपने ऊपर जुल्म सितम या किसी नाइंसाफ़ी का जिक्र करने लगती है, वहीं पे काजी साहब को लगता है कि वो तो सियासी बात है। हर वो बात जहाँ काजी साहब को लगता है कि पीटीआई के साथ कोई ज़्यादती हो रही है और वो उसका जिक्र कर रही है तो उन्हें वो सियासी बात लगती है, उन्हें फ़ौरन रोकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब आने लगे बात करने के लिए तो उन्हें भी मना कर दिया कि जी आप बात ना करें।
تو بہرحال بیرسٹر گور صاحب کو بات نہیں انہوں نے کرنے دی، لیکن الٹیمیٹلی آج کچھ تو چیزیں اور کیوں کر سکے فیصل صدیقی صاحب، ماحول اچھا رہا آج عدالت کا، لیکن آج زیادہ سوال نہیں کر سکے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آج زیادہ سوال ان سے کیے جا رہے تھے. ایک طرح سے جو سوال اٹھائے جا رہے تھے وہ فیصل صدیقی کے لیے نہیں تھے، وہ قاضی صاحب آپ کے لیے سوال تھے کہ آپ نے اتنا کالا فیصلہ کیا، اتنا تاریخ کا غلط ترین فیصلہ کیا، اتنا غیر منصفانہ فیصلہ کیا، اتنا سیاہ فیصلہ کیا کہ آج یہ سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہ فیصل صدیقی سے نہیں تھے، الیکشن کمیشن سے نہیں تھے، یہ آپ سے تھے، کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور آج جب سارے یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے تو آج آپ کہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟ آپ تو لگ رہا تھا آج کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال تھی، یہ آپ کا سارا اس کیس میں لیگیسی تھی جو آپ نے کمائی. بہرحال آج جسٹس مندو خیل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کیوں پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہیں مل رہی، یہ آزاد کیسے ہو گئے، لوگوں نے تو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے اور ان کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پڑا ہے، تو ان کو آزاد کہا ہی کیوں گیا. بہت انہوں نے بالکل سیدھے جس کو کہتے ہیں نا ہیڈ آن کیا ہوا تھا. بہرحال یہ جی آج سارا معاملہ تھا جو کہ سپریم کورٹ میں رہا. بڑی دلچسپ یہ سماعت ہے، کل پھر 11:30 بجے ہوگی. مجھے نہیں لگ رہا یہ کیس بہت لمبا چلے گا، ہوپ فلی اسی ویک میں یہ کیس سم اپ ہو سکتا ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ نشستیں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی بلکہ سنی اتحاد کونسل کو ہی نہیں، پی ٹی آئی کو ہی مل جائیں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نام ہی سارا جو ہے ان کا واپس ہوگا ان کے پاس، اور بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نکل سکے گی قاضی صاحب کی خواہش کے باوجود بھی کہ وہ یہ سیٹیں حکمراں جماعت کو دے دیں. ممکن نہیں نظر آ رہا. باقی جج صاحبان بھی جس طرح سے سوال اٹھا رہے ہیں تو جو حامی جج صاحبان ہوں گے بھی قاضی صاحب کے، مشکل ہے کہ وہ بھی اس کیس میں قاضی صاحب کا ساتھ دے سکیں. یہ نشستیں جس کا حق ہے اس کو ملیں گی. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہی بات کی ہے کہ اگر ٹیکنیکلی کوئی چیزیں ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو اس کا خمیازہ عوام کو نہیں بھگتنا چاہیے. ہم نے عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ اسی کے پاس جانا چاہیے، اس کی بنیاد پہ جس کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں اسی کو ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے آپ جمہوریت کی روح کے منافی فیصلے کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اطہر من اللہ صاحب نے کی ہے. بہرحال لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو جی یہ آج کی 2-3 بڑی خبریں. آخر میں صرف یہ ذکر کر دوں کہ عمران ریاض بھائی کو آج پھر حج پر جانے نہیں دیا گیا. کل ان کا نام بھی خارج ہو چکا ہے، 2 دن پہلے بتا دیا گیا تھا انہیں کہ جی ECL سے ہر طرح کی سٹاپ لسٹ سے نام نکال دیا گیا ہے. آج وہ کل رات بیچارے پہنچے ہیں تیار ہو کر ایئرپورٹ پر خداحافظ کر کے، لیکن امیگریشن کاؤنٹر پہ انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کا نام ابھی بھی ECL سے نہیں نکالا گیا اور پھر ان کو خالی ہاتھ وہاں سے واپس لوٹنا پڑا. وہ آ گئے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ. یہاں پر آ کے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست جو پہلے سے ہی انہوں نے لکھ رکھی تھی، انہیں بھی پتہ ہے ان کی حرکتوں کا اس حکومت کی، تو انہوں نے وہ ساری درخواست جو ہے وہ اس میں فائل کر دی ہے توہین عدالت کی. لیکن یہ کتنا شرمناک لوگ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کو فریضہ حج سے بھی ادائیگی سے روکنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ابھی بھی یہ اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں. ایک شخص کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادت کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اس دنیا میں نہیں روک سکتا. لیکن یہ ہمارا مسلمان ملک ہے کہ جو فریضہ حج کی ادائیگی پہ بھی لوگوں کو روک رہا ہے. وہ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جی مانا جانا کوئی دہشت گرد ہے کہ جی پتہ نہیں وہ ایک دفعہ فرار ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. وہ آپ کا ایک نامور صحافی ہے اور ہر جگہ وہ اپروچیبل ہے. کوئی سب کو معلوم ہے کہ ان کی فیملی وہاں پہ ان کا انتظار کر رہی ہے، سب کے ساتھ مل کر انہوں نے حج کرنا تھا. لیکن یہاں پر بھی اس جو ایک یزیدی قسم کا رجیم ہے اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جاتے ہیں. بہرحال خبریں اور بھی ہیں، اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھتے رہیں میرا چینل بھی اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.